छंद, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक का ध्यान रखा जाता है या क्रमबद्ध परिवर्तन किया जाता है या क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, ऐसी किसी भी रचना को ही हम क्या कहते हैं? छंद कहा जाता है। जहां आपको वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक इन सबको ध्यान में रख करके उसकी रचना की जाती है, उसे ही हम छंद कहते हैं। सबसे पहले अगर हमने इसमें बात किया है वर्ण, तो आपको शॉर्ट और समरी टाइप में आपको हम यहाँ बस छंद के साथ रिवीजन दे रहे हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो अलग अलग टॉपिक पर वन शॉट में दी गई है, वहां पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर बस आपको इंट्रो के लिए बस छोटा छोटा टर्म बताया जा रहा है। बात करते हैं वर्ण से। वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण से तात्पर्य किससे है? अक्षर से है, जो अक्षर आप पढ़ते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक के अक्षर आपके वैसे में जानकारी पाते हैं। और ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 वर्ण हैं। लघु वर्ण को ये सिंगल टर्म से दिखाया जाता है और गुरु वर्ण को ऐसे स्मॉल यस, इसे गुरु से दिखाया जाता है, ऐसे टर्म को। मात्रा, मात्रा किसे कहा जाता है? वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, वर्ण के उच्चारण में जितना भी आप समय लेंगे वो सारा का सारा समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब मात्रा जो होती है उनके लगाने के कुछ नियम हैं। क्या है? पहला, लघु वर्णों के लिए कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे वर्ण जो लघु होते हैं उनके लिए कोई मात्रा नहीं होती। जैसे अगर आप ये जान रहे हैं कि ये क है तो बिल्कुल आप गलत जान रहे हैं। ये क ऐसे नहीं बना है, ये लघु वर्ण क प्लस उस पर लगी है मात्रा और तब बना है क। तो क तो है, क की तो मात्रा होगी, लेकिन लघु वर्ण जो क है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि उसके साथ एक मात्रा और जुड़ गया है, इसी वजह से इसे लघु हम कहेंगे। लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। पहला नियम समझ में आया। मात्रा लगाने का दूसरा नियम क्या है कि लघु वर्णों के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे स की कोई मात्रा नहीं है। दूसरा, जहां शब्दों में 2 व्यंजन मिलते हैं, ऐसे शब्द जहां 2 व्यंजन आपको मिलते हुए दिखाई दे। अब व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, इसकी जानकारी के लिए आपको अलग से वीडियो बना करके डाला गया है, वहां आप जानकारी ले सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहा जाता है। यहाँ स्वर की बात नहीं हो रही है, व्यंजन की बात हो रही है। जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, ऐसे समझ जाइए कि स्वरों की संख्या अ से लेकर अ तक 13 मानी गई है। उसमें भी अलग अलग तरह के स्वर होते हैं। तो वो 13 व्यंजन स्वरों को छोड़ करके बाकी लेकर के ज्ञ से लेकर के बाकी क से लेकर के बाकी टर्म तक, ज्ञ तक के बीच में भी व्यंजन जो पाए जाते हैं आपके 33। 3 संयुक्त स्वरों को अगर हम 3 संयुक्त व्यंजनों को निकाल दें तो टोटल 33 हैं। उन 33 की बात हो रही है। उन 33 में से कोई 2 अगर आपस में मिल रहे हैं व्यंजन, उनसे पहले अगर लघु वर्ण को क्या मान लेते हैं? गुरु। और उनके पहले अगर कोई लघु वर्ण लगा हुआ है तो वो गुरु में हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, चमत्कार, इसमें 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, एक तो और क। तो और क मिल रहे हैं तो क में मिल करके तक बन रहा है। तो त की कोई मात्रा नहीं है क्योंकि छोटा त है। किंतु इससे पहले जो म आया है इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम गुरु मानेंगे, क्योंकि यह गुरु है नहीं, यह तो लघु वर्ण है। लेकिन त और क के 2 व्यंजनों के मिलने की वजह से भी ये भी गुरु में ही गिना जाएगा, इसलिए इसे लघु गुरु गुरु लघु पढ़ा जाएगा। लेकिन कभी कभी उच्चारण के कारण ऐसा भी होता है कई केसों में कि उच्चारण के कारण वहां 2 व्यंजन मिलते तो हैं, लेकिन व्यंजन के मिलने की वजह से उससे पहले वाला अगर कोई मात्रा आ जाती है तो उसे हम लघु में ही लेते हैं, गुरु में नहीं लेते। ये लेकिन ये कभी कभी ऐसा है। जैसे कभी कभी उच्चारण की जब दृष्टि से देखा जाता है तो दीर्घ वर्णों को भी लघु वर्ण मानना पड़ता है। जैसे यहाँ कुमण बतिया को नाही, तो यहाँ देखिए म और ह हमारे व्यंजन है, इसका मतलब कु जो लगा है शब्द, इसे हमें क्या मानना चाहिए? गुरु मानना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, उच्चारण के कारण यह यहाँ क्या लिया जाएगा? लघु लिया जाएगा। ये 3 छोटे छोटे नियम है। ये चूंकि नियम तो इसके बहुत सारे हैं जो कि आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वीडियो बनाकर दिया जाएगा। अभी यहाँ छंद की नॉर्मल जानकारी दी जा रही है, ये भी डिटेल वीडियो नहीं है, तो उसमें आपको
तैयारी के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बताया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, पद का चरण किसे कहा जाता है? प्रत्येक छंद में अलग अलग उपभाग होते हैं, हर छंद का अपना अलग अलग उपभाग होता है जिन्हें चरण या पद कहते हैं। जैसे चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4। छपैया में कितने, छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6। पद या चरण उन्हें कहा जाता है। जैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितने चरण आपको दिखाई दे रहे हैं? 4। और इसमें भी कितने चरण हैं? 4। देखने से तो ये आपको 2 लग रहा है, लेकिन इसमें चरण 4 हैं। इसमें देखने से आपको 8 लग रहा है, लेकिन इसमें भी चरण 4 माने जाते हैं। इनके रूल नियम अलग होते हैं, उसके विषय में आप चरण के विषय में जब चरण की डिटेल वीडियो में जाएंगे तो वहां आपको ये समझ में आएगा। अभी शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए बस बताया जा रहा है कि चरण छंद के अंतर्गत क्या आते हैं। अब बात करते हैं यति को। छंदों में स्थान स्थान पर रुकने की जो व्यवस्था होती है उसे हम यति कहते हैं या विराम कहते हैं। जैसे यति चिन्ह है कामा, ये कामा जो लगा हुआ है यहाँ, ये विराम है, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम लगा हुआ है और यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो इनके रुकने की जो यह व्यवस्था है उसे ही हम क्या कहते हैं? अभियति कहते हैं। अभियति क्या है, यति कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक यति के बारे में क्या क्या जानकारी है, इसके लिए आपको अलग डिटेल वीडियो बना करके डाला गया है, वहां जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं गति के बारे में। गति क्या है? छंद पाठ के समय स्वरों में जो उतार और चढ़ाव होता है, स्वरों में जो उतार और चढ़ाव होता है उसे गति कहते हैं। स्वरों में उतार और चढ़ाव के समय, तो ये उतार और चढ़ाव क्या है? जैसे कोई गति अगर किसी समय की बात करते हैं, जैसे अगर आपको लिखा है राम, यह राम, ये राम है, राम राम राम, ये राम है। लेकिन वहीं अगर ऐसे लिखा है तो आप यहां ये अ पढ़ा जाता है, राम, क्योंकि गति है इसमें, इसमें पूरा एक समय लिया गया है, तो इसे गति, राम राम राम, तो ये समय लिया जा रहा है। तो ये जो है ये उतार और चढ़ाव आपको गाने में भी दिखता है। किसी गाने को आप सुनते होंगे तो कोई आलाप बहुत लंबा लिया जाता है और कोई आलाप बहुत छोटा लिया जाता है, तो वहां पर ये जो उतार और चढ़ाव है उसे ही हम गति कहते हैं छंद के अंतर्गत। अब बात करते हैं तुक के बारे में। पद के अंत में जो वर्णों की समानता आपको देखने को मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? तुक कहा जाता है या तुकबंदी कही जाती है। जैसे आपके कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे दिया गया है राम, काम, दाम, नाम, आपको अंत में, पद के अंत में कुछ वर्ण सम्मिलित दिख रहे हैं, म, तो ये क्या है? तुक कहलाएंगे। जैसे आपके पास एक उदाहरण है यहाँ, बाजी, कुराजी, जहाजी, शिवाजी, तो लास्ट में आपको जी जी तुक का अंत मिल रहा है ना, तो ये जो जी 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 लास्ट में आता है इसे ही हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। गाने भी तुकबंदी की वजह से ही अच्छे लगते हैं। अगर कोई सॉन्ग आप सुनेंगे तो लास्ट वाले में देखिएगा आपको तुक मिलेगा और वो छंदोग्य होगा, छंद के अनुसार होगा, इसलिए वो हमें और अच्छे लगते हैं। सबसे पहले छंद जो कछादस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो छंद यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई में नहीं आता है, छंद है ही नहीं सीबीएसई के लिए, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11th के लिए भी इसमें छंद में जितने भी टर्म आएंगे शॉर्ट टर्म रिवीजन में आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं तो सिंगल सिंगल रोला क्या होता है, रोले के कितने प्रकार होते हैं, क्या है, इनके कितने उदाहरण आ सकते हैं, ये सारे एक पहले वन शॉट वीडियो में बना करके डाला जा चुका है, आप वहां जा करके इसे देख सकते हैं। ये रिवीजन के लिए आपको दिया गया है। रोला, रोला की बात करते हैं। परिभाषा, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, यानी यति से 24 मात्राएं होती हैं। ये रोला की क्वालिटी है। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे एक उदाहरण दिया है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत की बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी।
तो 11 और 13 के विराम से टोटल एक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी। और ये प्रत्येक चरण की बात हो रही है, ये पूरा यहां विराम की वजह से पूरा ये लिया जा रहा है, ये पूरा चरण माना जा रहा है, पूरा एक चरण माना जा रहा है। और यहां से बस यहीं तक एक चरण माना गया है, यही एक चरण माना गया है। चरण नंबर 1, ये यहाँ पे चरण 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूरी पंक्ति ही चरण को लेकर के चली गई है। अब बात करते हैं जीती जाती हुई जिन्होंने भारत की बाजी। तो अब आपको मात्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 11 और 13 के विराम से हमें 24 मात्राएं देनी है। तो ये याद रखिए, जितने भी आपकी मात्राएं होती हैं उसमें हर एक छोटी मात्रा के बाद बड़ी मात्रा आती है। जैसे अ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आता है, कु के बाद कु आता है, कु आता है। यानी आपको ये जो बड़ी मात्राएं हैं उनके लिए तो आपको गुरु लेना ही पड़ेगा। और गुरु का मतलब होता है 2 मात्राएं एक साथ ज्वाइंट होती हैं। तो चलिए यहां ध्यान देते हैं, यहां बड़ी एक मात्रा है, गुरु लगा है, कोई दिक्कत? यहां भी बड़ी एक मात्रा है, गुरु हो गया। आ का मात्रा है, गुरु हो गया। बड़ी की मात्रा है, गुरु हो गया। छोटा उ का मात्रा है, लघु हो गया। और बड़ा उ का मात्रा है, बड़ा ई का मात्रा है, गुरु हो गया। आप काउंट करेंगे तो आप इसे स्टेबल भी बना सकते हैं। मान लीजिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर के क्या करते हैं, रूल नियम को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रहता है 11 13 बनाना है, तो आप उसके अनुसार भी अपनी सेटिंग बैठा सकते हैं। गिनिए, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 और 2 11। और बात हुई थी कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण की बात हो रही है। अब यहां देखिए, जिन्होंने छोटी की मात्रा है, न हो, 2 शब्दों को मिलाकर के बना है तो गुरु हो गया। अन्य, इसके अनुसार इसे बाद में स्टेबल किया गया है। भारत के लिए 2 लगाया गया है, र के लिए 1 है, त के लिए भी 1 है, बा के लिए भी 2 है और जी के लिए भी 2 मात्राएं हैं, यानी गुरु 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 लिया गया है। अब काउंट कीजिए, 2 और 1 3। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ छोटी की मात्रा की वजह से एक की मात्रा ली गई है जबकि ए पर डबल होना चाहिए, तो ये स्टेबल बनाने के लिए दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो एट लास्ट में आप सेटिंग अपने अनुसार बैठा करके ले सकते हैं। तो ये 1 और 2 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 2 13। देखिए टोटल 11 और 13 के विराम से टोटल कितनी मात्राएं हो गई? 24। तो काउंट करना आ रहा है ना। निज के लिए हम लगाएंगे छोटी की मात्रा 1 मात्रा हो गई, 2, बल के लिए 1 1, से के लिए 2 और बल के लिए यहां भी 1 और में के लिए 2 और यहां 1। ऐसे ही बल में आपकी सारी सेटिंग की गई है। आप ध्यान से देखेंगे तो हर टर्म में आपको 11 और 13 के विराम से टोटल 24 मात्राएं मिलेंगी। अब बात करते हैं सोरठा के बारे में। वहीं जहां आपका यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद होता है, तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, 2 पंक्तियों वाला। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। यहाँ पंक्तियों को चरण मान करके जाया जाता है और यहाँ चरण आपके, मैंने बात ठीक किया कि यहाँ 4 चरण। अब इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 और 13 मात्राएं। वह द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा। इन दोनों में समानता यही है कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें भी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राओं की कंप्लीटली लिया गया है। अब इसमें एक और शब्द अच्छा माना जाता है, वो क्या है? तीसरे चरण के अंत में, पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में आपको गुरु और लघु लेना ही है। कहीं कहीं तुक भी मिलती है और इसे दोहे का उल्टा माना जाता है। इसके बाद जब आप दोहे की परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यह दोहे का क्यों उल्टा होता है। उदाहरण आपके पास दिया है, जे सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई
बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो चलिए पहली पंक्ति लेते हैं। जेई में एक और एक, सुमिरत के लिए एक और एक, र त के लिए एक और एक, सिद्धि के लिए एक एक, और होई कहा जा गया है ना पहले, ये आपका पहला है और ये आपका तीसरा है। पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या लेना है आपको, गुरु और लघु आते हैं। आप नियम से जाइएगा तो यहाँ गुरु और लघु नहीं लगेंगे, लघु लघु ही होने चाहिए, लेकिन ये गुरु और लघु सोरठा का नियम के अनुसार यहाँ गुरु और लघु आया है, गुरु और लघु। और अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपका 11-11 होंगे, पहला और तीसरा 11-11 का है। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, और इधर का 13 होगा। सब पर दीजिए अपने नियम के अनुसार। ग अकेले है 1, ड़ अकेले है 1, ना 2 मात्राओं आगे मात्रा बड़ा आगे मात्रा के साथ है, आम वाले के साथ है 2, य का 1, क का 1, क का 1, री छोटी मात्रा के साथ है, व का 1, र का 1, ब का 1, द का 1 और न का 1। काउंट कीजिएगा आपका 13 सेट बैठेगा। इन केस अगर बच्चे कभी कभी काउंटिंग में गलती कर देते हैं तो आप लोग अपने अनुसार उसे कहीं सेट कर सकते हैं कि कहीं मात्रा में कहीं फाल्ट हो रहा हो, कमी आ रही हो काउंटिंग में, तो आपको या तो कुछ आपने छोड़ दिया है, और नहीं अगर छोड़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो तुकबंदी के अनुसार आपको उचित लगे आप वहां पर अपनी मात्रा बढ़ा करके उसे सेट बैठा सकते हैं। तो ये आपके सोरठा थे। ऊपर देखोगे ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट है, अच्छा ठीक है। फ्लाइट मोड में ब्लूटूथ से लेना दे रहा भैया। हाँ। चौपाई, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई और दोहा ध्यान से देखिए, चौपाई जहां आपका सममात्रिक छंद होता है वहीं दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं, दोहे में भी आपके 4 चरण ही होते हैं। बस यह सममात्रिक छंद होने के कारण इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सम से अर्थ आप सम विषम से लगा सकते हैं। तो यहाँ 16 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें जो है चौपाई की अगर हम बात करते हैं तो अंत में जगण अथवा तगण, जगण की बात करें अथवा तगण, यानी 2 लघु के बीच में एक गुरु या 2 गुरु के बाद एक लघु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात हमेशा कभी भी गुरु के बाद लघु नहीं आना चाहिए अंतिम के 2 वर्ण में। बस ये आपकी चौपाई का है। इसको आप चाहें तो एक सूत्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं, 16 मात्रा की चौपाई जगण तगण अंतेन भाई, कि 16 मात्रा की चौपाई होती है जिसके अंत में जगण अथवा तगण नहीं होना चाहिए। उदाहरण आपके 2 उदाहरण हैं, चलिए उदाहरण को देखते हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, आपके देखिए पहला चरण हो गया। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, दूसरा चरण हो गया। और अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरूप परिवारो। तो ये आपके 4 चरण आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। चारों चरण में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हमने यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हम 16-16 मात्राओं को लिखे हैं। ये 2 गुरु जो है 2 मात्राओं को प्रदर्शित करता है और लघु 1 मात्रा को प्रदर्शित करता है, और आप ऐसे ही इसको 16 करेंगे। अगर आपको ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो नीचे एक और उदाहरण है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसके भी 4 चरण, यहाँ पर चरण मैंने एक साथ लिखे हैं, 2 चरण एक साथ लिखे हैं, तो यहाँ चारों चरणों को अलग मैंने कर दिया है। जैसे मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देख अति शोभा, संघे
लगे संग लोचन मन लोभा। तो ये आपके 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आपको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं दोहे के बारे में। तो दोहा, जैसा कि हम लोगों ने चौपाई के साथ ही कहा है कि दोहा, जहां आपका चौपाई सममात्रिक छंद है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके में 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। बस इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके लिए आपके यहाँ पर हमने उदाहरण ले रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ 4 चरण दिखाई दे रहे हैं, 2-2 चरणों को एक एक साथ मैंने लिखा है, इसीलिए चरण अलग नहीं है। एक उदाहरण यहाँ ऊपर है आपका और दूसरा उदाहरण नीचे है। तो ये पहला उदाहरण है। तो पहले उदाहरण में देख रहे हैं, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो आप जब पहले चरण की बात करेंगे तो पहले चरण में 13 और फिर तीसरे चरण में 13, ऐसे ही दूसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 11 आप मात्राओं को रखेंगे। जहां यह गुरु है, गुरु 2 मात्राओं को दिखाता है और लघु जो है आपकी 1 मात्रा को दिखाता है। अगर आपको ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो नीचे एक और उदाहरण लिया गया है जो कि आसान है। उसी की तरह, राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहिस उजियार। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहिस उजियार। तो इसके भी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और 11 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब बात करते हैं कुंडलियों के बारे में। कुंडलियां, यह विषम सममात्रिक छंद है। तो यह विषम मात्रिक छंद की बात करते हैं। तो यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं और दोहा के बाद रोला मिलाने पर कुंडलियां बनता है। तो कुंडलियां कैसे बनता है? तो कुंडलियों के, यह जो है विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं और दोहा के बाद रोला आप अगर मिला देंगे ना, रोला यानी दोहे, दोहे के बाद अगर रोला मिला देते हैं तो आपकी कुंडलियां बन जाती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और जिस शब्द से छंद का आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है और रोले का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ चरण बन करके आता है। ऐसे समझिए। अब इसको ध्यान दीजिए, 6 चरण होते हैं। आप ऐसे ही अगर बाकी सारे चरणों को ध्यान में देंगे तो आपको ऐसे ही जो कुंडलियां होंगी वो अलग से आपको दिखाई देंगी। 6 चरण आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि यह दोहे के बाद रोला मिलाने पर आता है। अब उतना आप दिमाग लगाने मत जाइए कि दोहे के बाद हम रोला छाटेंगे और अलग करेंगे, मिलाएंगे, नहीं। उसकी एक और स्पेशल पहचान होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं आपको दिखेंगी। प्रत्येक चरण में हमने 24 मात्राएं देख लिया और उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जिस शब्द से छंद का आरंभ होता है, छंद का आरंभ हुआ है देखिए साई से और खत्म भी इसी से होता है, इससे भी आप कुंडली पहचान सकते हैं कि यह हमारी कुंडलियां हैं और यह रोला का प्रथम चरण होकर के आता है। तो क्या है हमारा कुंडलिया का उदाहरण? साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपो तपय रसोई, कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी अविसाय। तो दिए बनी आवे साई। तो आप पहचान कर सकते हैं ऐसे भी कि आपका जो है प्रथम अक्षर और अंत अक्षर समान है और 6 चरण।